तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 155 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब एक बुढ़ा युनजियोंग के रैपट मारने वाला होता है तो मैनेजर किम उस बुढ़े चेयरमैन का हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस की बातें करने के लिए आए हैं, खून बहाने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सब कुछ शांतिपूर्वक हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना पड़े। और प्लीज हमारे इन्वेस्टर से अपना हाथ दूर रखना। ये एक वार्निंग है क्योंकि मैनेजर किम युनजियोंग को बचा रहे होते हैं, इसलिए युनजियोंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है और हैरान हो चुकी होती है कि आखिर मैनेजर किम ने सिर्फ युनजियोंग को बचाने के लिए इतने बड़े आदमी से पंगा क्यों ले लिया। बुढ़ा मैनेजर किम को देख के हैरान होता है, इसलिए रुक चुका होता है और मैनेजर किम उसको कहते हैं, ठीक है फिर चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। मुझे लगता है अगर हमें लड़ना है तो अपने शब्दों से लड़ना चाहिए, ना कि अपने हाथों से। बुढ़े का दिमाग इस चीज से और ज्यादा खराब हो चुका होता है और गुस्से में कहता है, वो आजकल के नए लोग ये साले किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये ले मेरा जवाब सुनता जा। और ये बंदा घुमा के मैनेजर किम के एक और रैपट मार देता है और कहता है, नाली के कीड़े अपनी औकात में रह, देख के बात करके किससे बात कर रहा है। तेरा मैं ऐसा हाल करूंगा कि आगे से मुझसे तू तमीज से बात। बट इतने में ही मैनेजर किम इसके गाल पे एक रैपट मार के इसको एक तरफ झुका देते हैं। यहाँ पे चेयरमैन खुद और बाकी के लोग ये देख के हैरान होते हैं कि चेयरमैन के रैपट कैसे पड़ सकता है। लेकिन मैनेजर किम चेयरमैन के रैपट मार के कहते हैं, क्या तू अब भी खड़ा है? लगता है तुझे और जोर से थप्पड़ मारना चाहिए था। इस रैपट से भी चेयरमैन की अक्ल ठिकाने नहीं आती और वो गुस्से में कहता है, हरामजादे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? ये बंदे ने जैसे ही मैनेजर किम के एक और रैपट मारा होता है, इतने में ही मैनेजर किम भी बहुत ही स्मूथली इसके एक और रैपट बजा देते हैं, जिससे ये बंदा पूरा 90 डिग्री घूम चुका होता है और इसका सर सीधा जमीन में जाके लगता है। इसके बाद मैनेजर किम इसको कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे अच्छी तरीके से पता है तू कौन है। तू अपनी कंपनी का चेयरमैन है जिसके बड़े बड़े लोगों के साथ काफी सारे बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा तेरी पोजीशन के हिसाब से तेरे मैनर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसी के साथ मैनेजर किम के पीछे से चेयरमैन का गार्ड भागता हुआ आता है और मैनेजर किम के ऊपर एक मुक्का मारता है। लेकिन मैनेजर किम इस हमले से बहुत ही आराम से बच चुके होते हैं और ये गार्ड मैनेजर किम के लगातार मुक्के मारे जा रहा होता है और मैनेजर किम लगातार उससे बचते जा रहे होते हैं। इसलिए ये गार्ड मैनेजर किम के पूरा फोकस करके एक और लात मारता है। बट मैनेजर किम जानबूझ के अपने आगे एक चीज ले आए होते हैं, जिस चीज में इस बुढ़े का सारा डाटा सेव होता है। वैसे ये चीज यहाँ पे बताई तो नहीं गई है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैनेजर किम ने इस गार्ड को जानबूझ के उकसाया है ताकि ये मैनेजर किम के ऊपर हमला करे और मैनेजर किम इसी की लात से इस चीज को तुड़वा दे जो मैनेजर किम के हाथ में है। ये मशीन टूटते ही मैनेजर किम इसको कहते हैं, अरे नहीं, लगता है ये काफी ज्यादा महंगी थी। गार्ड अब भी मैनेजर किम के ऊपर लाते और मुक्के चलाया जा रहा होता है और मैनेजर किम उन सबसे बच रहे होते हैं और युनजियोंग कंफ्यूज हो चुकी होती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। युनजियोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैनेजर किम इतने बड़े आदमी से पंगा क्यों ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में युनजियोंग सोच रही होती है, अगर मैनेजर किम ऐसा कर रहे हैं तो इसकी कोई वजह होगी। तो खैर मैनेजर किम एक जगह पे रुक चुके होते हैं और युनजियोंग चोई को कहते हैं, मिस चोई हमारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस लड़ाई झगड़े को देख के मुझे रियलाइज हो चुका है, चाहे मैं इनसे कितनी भी बात करने की कोशिश कर लूँ ये मेरी बात नहीं सुनने वाले। ठीक है चलो चलते हैं। इसी के साथ मैनेजर किम बुढ़े को अपनी पीठ दिखा के यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन बुढ़ा एक फ्लावर पॉट उठा के मैनेजर किम के पीछे से आता है और उनके सर पे मार देता है, जिस वजह से मैनेजर किम के सर से खून टपकने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर किम इस बुढ़े को कुछ नहीं कहते। मैनेजर किम इस बुढ़े के सामने अपना सर झुकाते हैं और प्यार से कहते हैं, मिस्टर चेयरमैन मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आपका समय और पावर दोनों ही बर्बाद करी। नाउ देन अब हमें यहाँ से जाने की परमिशन दो। ये कह के मैनेजर किम यहाँ से निकल जाते हैं और बुढ़ा समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये बंदा किस तरीके का बंदा था। लेकिन यार मैनेजर किम का लेवल इतना ज्यादा खतरनाक है कि हर कोई उसको समझ भी नहीं सकता। मैनेजर किम चाहते तो इस बंदे का और इसके गार्ड का मार मार के कुत्ता बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मैनेजर किम फाइट सिर्फ उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे फाइट करने की जरूरत होती है और यहाँ पे फाइट करने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर किम के यहाँ से जाते ही चेयरमैन के पास एक बंदा भागता हुआ आता है जो कि चेयरमैन को बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। चेयरमैन कहता है, चाहे कोई भी मुसीबत हो, जो साला अभी यहाँ पे वो मुसीबत करके गया है उससे बड़ी मुसीबत तो नहीं होगी ना। लेकिन सच में जो चेयरमैन के पास अभी मुसीबत आई होती है वो उससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत होती है। दरअसल चेयरमैन के खिलाफ बहुत सारे केसेस दर्ज हो चुके होते हैं, मतलब इस चेयरमैन ने अब तक जितने काले धंधे करे थे उनके खिलाफ। और ये बात सुन के चेयरमैन की फटके चार हो चुकी होती है क्योंकि चेयरमैन के काले धंधों के बारे में तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उन धंधों के बारे में मैनेजर किम को पहले ही पता चल चुका
चुका था, क्योंकि मैनेजर किम ने जिस मिन्यूक नाम के बंदे की मदद ली थी वो बंदा खुद एक बहुत बड़ा धोखेबाज होता है और उसके पास सारे के सारे धोखेबाजी के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं कि किसने कितनी धोखेबाजी करी है, क्योंकि उन धोखेबाजियों में कहीं ना कहीं उसकी कंपनी भी जिम्मेदार थी। लेकिन जिस कंपनी में मिन्यूक काम करता था यानी कि गोल्डन डोर, वो तो पहले ही डूब चुकी है। इसलिए मिन्यूक ने अपने डाटाबेस में मिस्टर चेयरमैन के बारे में सब कुछ पता करा होता है कि उस बुढ़े ने कितने काले पैसे कमाए हैं। दरअसल चेयरमैन के ऊपर पहले भी काफी लोगों को शक था, जैसे कि कोई बड़े बड़े लोग होते हैं। इसलिए चेयरमैन की पहले भी तहकीकात करी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। और जो बंदा चेयरमैन की तहकीकात करने के लिए आया था वो गोल्डन डोर की तहकीकात करने के लिए भी एक बार आया था, लेकिन उसको करने नहीं दी गई थी, क्योंकि गोल्डन डोर उस लेवल की कंपनी थी जो सरकार के भी हाथ से बाहर की चीज थी। और क्योंकि मिन्यूक ने चेयरमैन बुड्ढे के खिलाफ अब मैनेजर किम को सबूत दे दिए होते हैं, इसलिए मिन्यूक मैनेजर किम को कहता है कि आप उस बुड्ढे को ब्लैकमेल भी कर सकते हो। लेकिन मैनेजर किम उस बुड्ढे को ब्लैकमेल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैनेजर किम के पास उससे भी अच्छा प्लान होता है। इसलिए मैनेजर किम ने ज्यादा मारा नहीं होता बुड्ढे को इस वक्त, क्योंकि मैनेजर किम का मेन गोल अभी बस इतना है कि जो ड्यूकमैन अभी हाईवे का प्रोजेक्ट बना रहा है उसमें बुड्ढा भी ड्यूकमैन वाले रास्ते से एग्री करे कि ड्यूकमैन जिस रास्ते से हाईवे को ले जाना चाहता है बुड्ढा भी वही चाहे। इसलिए जो बंदा बुड्ढे की तहकीकात करने के लिए पहले आया था मैनेजर किम ने दोबारा से उसे बुड्ढे के पास भेज दिया होता है। मैनेजर किम ने पहले ही सोचा था वो पहले बुड्ढे से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर बुड्ढा बात से नहीं माना तो मैनेजर किम उसके पास वो बंदा भेज देंगे जो उसकी पूरी कंपनी डुबा देगा। तो खैर जो बंदा बुड्ढे के पास आया होता है उसको देख के बुड्ढा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये बंदा जो बुड्ढे के पास आया होता है जिसको लोग द हाउंड भी कहते हैं, वो बुड्ढे को बुड्ढे के काले धंधों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिखाता है और कहता है, मिस्टर चेयरमैन हमें आपके काले धंधों के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, इस बार आप बचने नहीं वाले। साथ ही में हम देख सकते हैं आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर टूटा हुआ पड़ा है, इसका मतलब आप अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सही कहा ना? बुड्ढा कहता है नहीं, इस हार्डवेयर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैनेजर किम ने इस हार्डवेयर को क्यों तोड़वाया। ये बुड्ढा अभी इस बंदे को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हार्डवेयर मैंने नहीं तोड़ा, मुझे साफ साफ फंसाया जा रहा है, ये एक साजिश है। बड़े बुड्ढे चेयरमैन की यहाँ पे एक भी नहीं सुनी जाती और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस बार बुड्ढे के बचने के कोई चांस भी नहीं होते, क्योंकि बुड्ढा बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका होता है सबूतों के साथ। और इस सब के पीछे हाथ होता है सिर्फ और सिर्फ मैनेजर किम का। और ये बात किसी को पता भी नहीं होती कि ये सब कुछ मैनेजर किम ने करवाया है। लेकिन यून जियोंग जो मैनेजर किम के पीछे पीछे अभी चल रही होती है उसको पता चल रहा होता है, उसे एहसास हो रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, ये बंदा चुपचाप से वहाँ से कैसे निकल आया। इसलिए यून जियोंग मैनेजर किम को देख के अपने मन में बोलती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर इस इंसान ने क्या किया, ना जाने क्यों इस इंसान को देख के मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, ना जाने क्यों इस इंसान को देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, ना जाने क्यों इसके साथ मुझे काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। होली शिट, ये इंसान बहुत ज्यादा हॉट है। नहीं यून जियोंग, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, वो तुमसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा है। यानी कि यून जियोंग की सिक्स सेंस उसे चीख चीख के ये बात बोल रही होती है, उसके सामने जो बंदा चल रहा है वो एक लेजेंड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस होटल का सीन जहाँ पे मिंजी काम करती है। तो खैर अभी मिंजी लोगों का ब्रेक टाइम होता है, इसलिए वो बाहर की तरफ आए होते हैं और बाहर आके काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लगातार पिछले 12 घंटों में काफी ज्यादा काम करा होता है। बेचारी लड़कियां इतना ज्यादा थक चुकी होती हैं कि अब उन्हें सुबह के 10 बजे नींद आ रही होती है। अभी यहाँ पे टेयांग भी मौजूद होता है और मिंजी उसको कहती है, और हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे सच में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आ रहे हो या फिर कुछ और वजह है, तुम्हें यहाँ पे मेरे डैड ने भेजा है ना? बट इससे पहले कि मिंजी को ये बात कंफर्म हो कि मैनेजर किम ने ही उसको यहाँ पे भेजा है, इसलिए टेयांग खुद यहाँ से जाते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे तुमने काफी अच्छा काम करा, ठीक है तुमसे बाद में मिलता हूँ। और हाँ अगर तुम अपने फादर से मिलो तो क्या तुम उन्हें ये बोल सकती हो कि मैंने उन्हें कहा है। बट जैसे ही टेयांग मिंजी को ये बात कहता है वो देखता है मिंजी के पीछे एक बहुत ही बड़ा हट्टा कट्टा बंदा खड़ा है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है हायरी का बाप, जिसकी जिंदगी मैनेजर किम ने खराब करी थी। ये बंदा यहाँ पे कहता है, वेल मैं तुमसे सच में मिलना चाहता था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुमसे मैं इस तरीके से मिलूंगा, काफी समय बाद मिल रही हो तुम। मिंजी इस बंदे को देख के हैरान हो जाती है और उसके मन में वो पुरानी बातें यादें दौड़ जाती हैं। जिस वक्त इस बंदे ने मिंजी को जान से भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी ये बंदा मिंजी के सामने खड़ा होकर कहता है, तब से लेके अब तक बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी बहुत ही ईमानदारी से बितानी चाहिए। वैसे तुम्हारे फादर कैसे हैं? अगर उनका सारा का सारा काम धाम सही चल रहा है तो क्या तुम मेरी उनसे बात करवा सकती हो? मैं सच में उनसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूँ और उनसे अपने किए के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन इतने में ही हायरी गधी चिल्लाने लगती है और अपने फादर को देख के कहती है, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना इतने सस्ते कपड़े पहन के यहाँ पे कभी अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। लेकिन हायरी बेटा
मैं तो तुम्हें सिर्फ घर लेने के लिए आया हूँ। चुप हो जाओ, अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लेना। पहले ही मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है, क्या तुम मेरी जिंदगी को अब और ज्यादा बेकार बनाना चाहते हो? तुम सच में एक नंबर के गधे हो। तुम जैसा बाप किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते तुम? मुझे तुम जैसे निकम्मे फादर की जरूरत नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। लेकिन अभी मिंजी को एहसास हो रहा होता है हायरी अभी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मिंजी खुद पहले हुआ करती थी। पहले मिंजी भी अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। वो अपने फादर की फीलिंग नहीं समझ पाती थी कि उसके फादर उसको कितना प्यार करते हैं। इसलिए मिंजी हायरी की तरफ आते हुए कहती है, हे हायरी, वैसे ये बात मेरे दिमाग में काफी पहले से थी, लेकिन मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ। तुम सच में बहुत ही बेकार किस्म की इंसान हो। वो तुम्हारे फादर हैं। आखिर तुम अपने फादर के बारे में ये सब कुछ कैसे बोल सकती हो? हायरी चिल्ला के कहती है, अपना मुंह बंद कर, यहाँ से दफा हो जा कुतिया। लेकिन मिंजी हायरी के बाप के सामने ही उसके मुंह पे एक रैपट मार के खतरनाक सा उसको जमीन में गिरा देती है। मिंजी सोच रही होती है जैसे मिंजी को समझ आई थी कि उसके फादर उसकी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं, ऐसे ही हायरी को भी समझ आ जाएगा। इसलिए मिंजी हायरी को दोबारा से कहती है, तुम सच में बहुत ही बेकार लड़की हो जो कि अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। खड़ी हो जा हायरी, आज तेरी अकल में ठिकाने ला के रहूंगी। मैं नहीं जानती मुझे इस बात का हक है या फिर नहीं, लेकिन तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। और हायरी के फादर भी ये सब कुछ देख के थोड़े से हैरान नजर आ रहे होते हैं। और अब मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है कि मिंजी जो कर रही है, हायरी के बाप, हायरी का फादर ये चीज देख के खुश होगा या फिर उसे गुस्सा आएगा। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।